हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम पढ़ रहे हैं चार्ल्स डिकन्स का नॉवल ग्रेट एक्सपेक्टेशन। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है नैरेटर से। जो कहानी सुना रहा है वो है पिप, जो कि अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है और बताता है कि जब वो एक बार यंगर पिप था, मतलब जब वो उम्र में बहुत कम था, तब वो एक बार अपने पेरेंट्स के ग्रेव स्टोन्स यानी उनके कब्र के पत्थरों को देख रहा था। ये छोटा लड़का अचानक डर जाता है कहानी में, जब एक आदमी जेल वाले कपड़े पहनकर, कैदी वाले कपड़े पहनकर वहाँ पर आता है। वो आदमी छोटे बच्चे पिप को कहता है कि मैं जीना चाहता हूँ, मुझे शरण दे दो, मुझे कुछ खाना ला के दो अपने घर से, और एक फ़ाइल ला के दो। फाइल यानी एक प्रकार की छोटी आरी, ताकि जो मेरी बेड़ियाँ हैं पैरों की वो काटी जा सके। पिप जो बच्चा है वो वापस अपने घर जाता है, अपनी बहन मिसेस जॉय ग्रेजरी के पास, और अपने पिता, एक तरीके से एडॉप्टिव फादर, क्योंकि ये अपनी बहन के साथ रहता है, इसके मम्मी पापा की डेथ हो चुकी है, तो इसके जिया जी ने ही इसे गोद लिया हुआ है। अपने एडॉप्टिव फादर जॉय ग्रेजरी के पास जाता है। वहाँ जाने से पहले वो उस कैदी की मदद करता है और उसे आज़ाद करवा देता है। बाद में वो वहाँ से चला जाता है। तो अब ये फिर लौट के आता है अपनी सिस्टर के पास, मिसेस जॉय ग्रेजरी, और अपने अडॉप्टिव फादर जॉय ग्रेजरी के पास में। इसकी जो बहन है वो एक बहुत ही गुस्सैल औरत है और नैगिंग यानी शिकायतें करने वाली औरत है। पर पिप को शांति मिलती है उसके गुस्से से अपने जिया जी के पास में, जॉय के पास में। और उधर उसके जीजा जी भी अपनी पत्नी से परेशान हैं उसके गुस्से से। ये दोनों ही एक तरीके से, इनकी एक जैसी हालत है, इसलिए ये एक दूसरे के पास सुकून पाते हैं। कहानी आगे बढ़ती है, जहाँ पे हमने देखा वो सीन वापस आता है कि पिप कुछ खाना चोरी करके लाता है। एक पॉर्क पाए यानी सूअर के मांस का एक टुकड़ा लेकर आता है पेंट्री शेल्फ में से, और एक छोटी आरी लेकर आता है जॉय के फॉर्ज में से। फॉर्ज यानी जहाँ पे लोहे का काम किया जाता है, लोहार जहाँ काम करते हैं, और वो लाकर उस कैदी को आज़ाद करवा देता है अगली सुबह। बाद में वो देखता है कि उस आदमी को सैनिकों ने पकड़ लिया है और ये पूरा इवेंट ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ फर्स्ट सीन हमारे सामने आ गया है, जहाँ पे हमने देखा एक कैदी आया मदद मांगने के लिए, इसने मदद की। साथ ही में हमने इसकी दीदी और इसके जिया जी का इंट्रोडक्शन भी देखा। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। एक शाम को इसकी दीदी मिसेस जो वापस आती हैं। वो बहुत एक्साइटेड हैं और कहती हैं कि अब मेरा छोटा भाई पिप खेलने जाएगा मिस हैविशम के घर पर। ये मिस हैविशम एक अमीर औरत हैं जो एक बहुत बड़े घर में रहती हैं। पिप को लाया जाता है मिस हैविशम के बंगले में, उनके मैंशन में, जिसका नाम है सैटिस हाउस। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे धूप कभी एंटर नहीं होती। यहाँ पिप को एक लड़की मिलती है उसकी सेम एज की, एस्टेला, जो बहुत ही सुंदर होती है और थोड़ी सी घमंडी दिखती है। पिप जो बच्चा है उसको उस लड़की को देखते ही उससे प्यार हो जाता है। बाद में वो मिस हैविशम से भी मिलता है। मिस हैविशम वैसे अधिक उम्र की औरत है, पर मिस इसलिए है क्योंकि हस्बैंड नहीं है। मिस हैविशम बहुत खुश होती है जब जब एस्टेला नाम की बच्ची पिप की इंसल्ट करती है, उसके खराब हाथों की, उसके मोटे मोटे जूतों की, जब भी वो लोग खेलते हैं। तो यहाँ एक बड़ा अजीब बिहेवियर हम देख रहे हैं कि मिस हैविशम खुश होती है जब एस्टेला पिप की इंसल्ट करती है। पिप को बार बार इंसल्ट किया जाता है, पर पिप को लगता है शायद उसमें ही कुछ गड़बड़ है, शायद उसमें ही कोई कमी है, और वो ये कसम खाता है कि वो एक दिन एक जेंटलमैन बनेगा। कहानी आगे बढ़ती है। पिप एस्टेला के पास जाता रहता है, मिस हैविशम के घर जाता रहता है लगभग 8 महीने तक, और वहाँ पे उसे पता चलता है कि वो लोग एक बड़ी अजीब सी ज़िंदगी जीते हैं। मिस हैविशम उसको लेके जाती है एक बड़े से बैंकेट हॉल में, यानी जहाँ खाना खाया जाता है, जहाँ पे एक टेबल सजी हुई है, वहाँ खाना है और कुछ वेडिंग केक वहाँ पर है। जो शादी में केक काटा जाता है वैसा केक है, पर ये खाना और केक सालों पुराने हैं और इन्हें छुआ भी नहीं गया है। वहाँ पे सिर्फ चूहे हैं,
कीड़े हैं, मकड़ियाँ हैं जो उस कमरे में घूमती रहती हैं। और उसके सारे रिलेटिव वहाँ पर उससे साल में एक दिन मिलने आते हैं। उसकी बर्थडे और वेडिंग का सेम डे है, तब उससे मिलने आते हैं। तब वो केक निकाला जाता है। घड़ियाँ सब रुकी हुई हैं कई सालों से। ये वो दिन था जब मिस हैविशम ने एक तरीके से जीना ही छोड़ दिया था। तो यहाँ पे हमने देखा कहानी में आगे कि पिप इनके घर आता है और देखता है कि ये बड़े विचित्र लोग हैं। मिस हैविशम बहुत अजीब औरत है। वो उसे एक बैंकेट हॉल दिखाती है जहाँ पे खाना पड़ा है सड़ा हुआ, और केक है सड़ा हुआ, कीड़े मकोड़े हैं। और हमें कुछ स्ट्रेंज बातें पता चलती हैं कि एक ऐसा दिन था जब उसकी शादी भी थी और उसकी बर्थडे भी थी, और वो दिन आया ही नहीं। सारी घड़ियां रुक गई। पिप फिर सपने देखने लगता है कि कैसी ज़िंदगी हो मेरी, अगर मैं एक जेंटलमैन बन जाऊं, अगर मैं अमीर बन जाऊं। ये सपना तब एंड होता है जब मिस हैविशम पिप को कहती हैं कि तुम अपनी अपने जो जीजा जी हैं जॉय, उनके पास जाओ ताकि वो मेरे पास आ सकें और अपना ब्लैकस्मिथ यानी कि जो लोहार वाला काम है वो शुरू कर सकें। मैं उनकी मदद करूंगी। मिस हैविशम इसके जीजा जी को 25 पाउंड देती है पिप की सेवा के बदले, कि पिप पिछले 8 महीने से मेरे यहाँ आ रहा है और हमारी सेवा कर रहा है, इसके बदले ये 25 पाउंड लो। और वो उनको टाटा बाय बाय कर देती है। अब जब ये 25 पाउंड लेकर वापस घर आते हैं तो ये देखते हैं कि पिप की जो दीदी है वो बेहोश पड़ी है। उनको किसी ने ज़ोर से नॉक किया है, मुक्का मारा है, धक्का दिया है। किसने मारा है पता नहीं। इससे उसको ज़बरदस्त ब्रेन डैमेज हो गया है। उसने अपनी आवाज़ खो दी है, सुनना खो दिया है और अपनी मेमोरी खो दी है। अब अपनी पत्नी मिसेस जॉय की देखभाल के लिए वो पिप की एक दोस्त होती है जो अनाथ होती है, बिडी, उसको घर में काम पे रखता है ताकि इसकी पत्नी की देखभाल हो सके। समय तेजी से बीतता है। अब 4 साल हो गए थे पिप की अप्रेंटिसशिप को, यानी कि एक शिष्य के रूप में वो सीख रहा था जेंटलमैन बनना। अब वो जो के साथ बैठा हुआ है एक पब में, और उनके पास में एक अजनबी आता है। पिप उसे पहचान लेता है क्योंकि उसमें से एक साबुन वाली खुशबू आ रही थी। ये आदमी एक बार मिस हैविशम के घर पे आया था सालों पहले। उधर कहानी में आगे घर पर जैगर्स नाम का एक व्यक्ति है जो पिप को बता रहा है कि पिप, अब तुम्हारी ग्रेट एक्सपेक्टेशंस हैं, तुम बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हो लाइफ में, तो तुम्हें हर महीने स्टाइपेंड दिया जाएगा, कुछ खर्चा दिया जाएगा। ये जैगर्स कौन है दोस्तों? ये एक लॉयर है। ये लॉयर इसके पास में आया है और इसको एक हर महीने खर्चा देने की बात कर रहा है। वो बताता नहीं है कि कौन तुम्हें ये पैसे भेजेगा, ये एक मिस्ट्री है, पर बस तुम्हें पैसा मिलेगा। अब पिप अपनी एक अनकंफर्टेबल इवनिंग बिताता है बिडी और जो के साथ, क्योंकि पिप की उम्मीदें हैं कि उसको बड़ा आदमी बनना है, जेंटलमैन बनना है। और अब बड़ा होने के बाद उसे अपने जीजा जी और नौकरानी बिडी अच्छे नहीं लगते। वो ये सोचता है कि ये लोग तो नौकर टाइप लोग हैं, इनमें वो वाली बात नहीं है। अब धीरे धीरे इसके अंदर जेंटलमैननेस आ रही है, उसके सारे सपने सच हो रहे हैं, तो भी वो बड़ा लोनली फील करता है। अब ये एक बार मिस हैविशम के घर जाता है बड़ा होने के बाद में, जो कि झूठ मूठ में उसे ऐसा हिंट देती है कि मैं ही तुम्हें पैसे भिजवा रही हूँ, मैं ही तुम्हारी स्पॉन्सर हूँ। वो क्लियर कुछ नहीं कहती। आगे पिप कहानी में लंदन चला जाता है। वहाँ पे जाके वो वैमिक से मिलता है। वैमिक जैगर का क्लर्क है, उस लॉयर का क्लर्क है। वैमिक पिप को बर्नार्ड की इन में लेके आता है। बर्नार्ड इन एक जगह का नाम है जहाँ पे पिप अगले 5 साल तक रहेंगे हर्बर्ट के साथ में। हर्बर्ट कहानी में एक नया किरदार आया है। ये एक चीयरफुल यंग जेंटलमैन है और ये पिप का बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है। हर्बर्ट से पिप को पता चलता है कि मिस हैविशम ने एस्टेला को गोद लिया था
और उसे बड़ा किया रिवेंज लेने के लिए मर्दों से, क्योंकि एक समय में मिस हैविशम शादी के लिए इंतज़ार करती रह गई, पर वेडिंग नाइट को उनसे मिलने के लिए उनका दूल्हा नहीं आया, इसीलिए वो मर्दों से नफ़रत करती है। उसने एस्टेला को ऐसा बनाया है कि उसे जो भी देखे उसके प्यार में मर मिटे और बाद में एस्टेला उनका दिल तोड़ सके। इसी वजह से बचपन में वो पिप की इंसल्ट भी किया करती थी, तब मिस हैविशम को अच्छा लगता था। अब पिप को इनविटेशन मिलता है डिनर का वैमिक के घर से। वो एक छोटे से कॉटेज में रहता है, पर छोटे से कॉटेज को भी ऐसा लुक दिया गया है जैसे कोई कैसल हो, कोई महल हो। यहाँ पे बड़े स्टाइलिश तरीके से मोट बनाया गया है। मोट क्या होता है दोस्तों? MOAT, कि जैसे किलों के चारों तरफ एक खाई होती है सुरक्षा के लिए, ऐसा एक मोट बनाया गया है। एक वहाँ पे तोप भी पड़ी है, एक फायरिंग कैनन पड़ी है। इस तरह की सेटिंग यहाँ पे बताई गई है, सीन यहाँ पे बताया गया है। तो वो यहाँ आता है, उनके साथ रात बिताता है। अगले दिन सुबह जैगर उसको इनवाइट करता है, पिप और उसके दोस्तों को, डिनर पे। पिप वैमिक के सजेशंस पे बहुत ध्यान से देखता है जैगर की नौकरानी को। वो लगभग 40 साल की है और वो जैगर के साथ ऐसे बिहेव कर रही है कि उसके अंदर डर भी है और अपना कर्तव्य भी है। इस तरह की उसकी नौकरानी है, इस पर उसका ध्यान जाता है। वैमिक उसको इशारा करता है उसकी तरफ देखने के लिए। अब कहानी आगे बढ़ती है। पिप वापस आता है लौट के सेटिस हाउस मिस हैविशम और एस्टेला से मिलने के लिए। ये अब बड़े हो गए हैं। एस्टेला अब बहुत ब्यूटीफुल है, वो उसको पहली नज़र में तो पहचान भी नहीं पाता। पिप अपने जीजा जी जो और जीजा जी की नौकरानी बिडी से दूर दूर रहता है। वो उनकी फॉर्ज से भी दूर रहता है। फॉर्ज यानी उनका जहाँ वो अपने लोहे का काम करते हैं। वो यहाँ वहाँ टाउन में घूमता रहता है। सब लोग उसको, आस पड़ोस के लोग उसको देखते हैं बड़ी अच्छी नज़रों से, रिस्पेक्ट से कि ये जेंटलमैन कौन है। उसे ये सब अच्छा लगता है। कुछ समय बाद एक लेटर मिलता है पिप को, जिसमें उसे ये पता चलता है कि उसकी दीदी मिसेस जो गैजी की डेथ हो चुकी है। पिप लौट के आता है फ्यूनरल अटेंड करने के लिए। बाद में जो और पिप, जीजा और साला दोनों बैठते हैं आग के पास, जैसे वो पुराने दिनों में बैठा करते थे। अब कहानी और आगे बढ़ती है। पिप को पता चलता है ड्रमल के बारे में, जिसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। ये कहानी में एक नया करैक्टर है ड्रमल, जिसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता कि वो आजकल एस्टेला के साथ घूम फिर रहा है, उसे कोर्ट कर रहा है। कोर्ट करने का मतलब होता है उसके साथ आजकल रोमांस कर रहा है, फ्लर्ट कर रहा है, घूम फिर रहा है। कई साल बीत जाते हैं, वो ऐसे ही समय बिताता रहता है। एक बार एक लगभग 60 साल का आदमी उससे मिलने के लिए आता है। ये समुद्री यात्राओं से थका हुआ आदमी था। ये आया है, उस दिन पिप का 24वां जन्मदिन है, 24th बर्थडे है। पिप उसे इनवाइट करता है, उसके साथ बहुत तमीज़ और तहजीब से बात करता है। बट थोड़ी देर बाद पिप उसको पहचान लेता है। ये वही आदमी था जो कहानी के बिल्कुल शुरुआत में उसे मिला था दलदल के पास, जब पिप बच्चा था और पिप ने इसे खाना दिया था। ये वही आदमी था जो कि कैदियों वाली ड्रेस में था। इस आदमी का नाम है मैगविच, और ये मैगविच पिप को बताता है कि मैं ही वो इंसान हूँ जो इतने साल तक तुम्हें हर महीने पैसा दिलवाता था। तो वो ये चाहता था कि पिप ने उसकी बचपन में मदद की, तो वो चाहता था कि वो पिप की मदद कर सके। और वो आदमी कहता है मैंने ही तुम्हें जेंटलमैन बनवाया है। पिप घबरा जाता है, उसकी सारी एक्सपेक्टेशंस गिर जाती हैं, क्योंकि वो तो ये सोच रहा था मिस हैविशम मुझे खुश और अमीर रख रही हैं और आगे जाके मेरी शादी होगी एस्टेला से। बट यहाँ तो कहानी ने नया ही मोड़ ले लिया। उसे तो पैसे मैगविच भिजवा रहा था। अब ये आदमी आगे ये बताता है, मैगविच ये बताता है कि मुझे जान का खतरा है, क्योंकि कानूनन मुझे मृत्युदंड दिया जाएगा अगर मैं इंग्लैंड में पाया गया। पिप को उससे घृणा हो रही है, क्योंकि वो दिखने में अच्छा नहीं है, उसके कपड़े अच्छे नहीं हैं और इसको तो जेंटलमैन टाइप लोग पसंद हैं। पर फिर भी वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है
और वो ये चाहता है कि कानून इसको ना पकड़ पाए और इसको मृत्युदंड ना मिले। अब हर्बर्ट और पिप दोनों दोस्त डिसाइड करते हैं कि हम मैगविच को कन्विंस करेंगे और हम उसे इंग्लैंड से दूर ले जाएंगे। मैगविच उन्हें बताता है कि मैं जब छोटा था तब से ही मैं अकेला रहा और मुसीबतों में पड़ता गया। मुझे एक आदमी मिला, एक जेंटलमैन जिसका नाम था कॉम्पीसन। वो सब गैर कानूनी काम करता था। कॉम्पीसन धोखाधड़ी, ठगी, ये बड़ा वाइट कॉलर टाइप का क्राइम था। मतलब जेंटलमैन बन के भी वो ये क्राइम करता था। और उसने मेरे को नौकरी दी थी गंदे काम करने के लिए, लूटपाट करने के लिए, और उसी की वजह से आज मैं मुसीबत में हूँ। मैगविच उस आदमी से नफरत करता है। अब हर्बर्ट पिप को ये बताता है कि कॉम्पीसन ही वो आदमी है जिसने मिस हैविशम को उनके वेडिंग डे पे छोड़ दिया था। यानी कॉम्पीसन ही वो आदमी है जो मिस हैविशम का दूल्हा होने वाला था, पर वो आया नहीं। पिप अब वापस सैटिस हाउस जाता है। वहाँ पे मिस हैविशम और एस्टेला से मिलता है उसी बैंकेट रूम में। पिप प्यार का इजहार करता है एस्टेला से, पर एस्टेला उसे साफ साफ कह देती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, और वो उसे वार्निंग भी देती है और कहती है मैं तो जल्दी ही ड्रमल से शादी करने वाली हूँ, और उसका दिल तोड़ देती है, जिस काम में वो एक्सपर्ट भी है। उधर लंदन में वैमिक, जो कि लॉयर का क्लर्क है, वो पिप को बातें बताता है कि मुझे कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी मिली है न्यूगेट के प्रिजनर्स से। पिप पर नज़र रखी जा रही है। वो कहता है तुम खतरे में हो। कॉम्पीसन अब लंदन में है और वैमिक हर्बर्ट को भी ये सूचना देता है और वार्निंग देता है। अब हर्बर्ट मैगविच को छुपा देता है अपनी मंगेतर क्लारा के घर पर। पिप डिनर करता है जैगर्स के यहाँ पे और वैमिक होता है जैगर्स के घर पे। इस डिनर के दौरान पिप नज़र डालता है जैगर की नौकरानी पर, और तब उसे एहसास होता है कि ये औरत और कोई नहीं है, ये एस्टेला की माँ है, क्योंकि उनका चेहरा बहुत ज़्यादा मिलता था। अब कहानी में आगे क्या होता है, जब ये लोग वापस लौट रहे होते हैं घर पे, तो वैमिक उसे कहानी बताता है जैगर की नौकरानी की। वो कहता है कि ये औरत के ऊपर आरोप था कि उसने एक दूसरी औरत को मारा है गला दबा के, और इस पर ऐसा आरोप था कि इसने अपनी ही बेटी को मार दिया। आगे कहानी में मिस हैविशम पिप से कहती हैं कि तुम मुझसे मिलने आओ, और वो उन्हें पाता है फिर से फायर के पास में बैठे हुए अपने घर में, बट वो बड़ी अकेली दिख रही थी। पिप उन्हें बताता है कि मैं आपको कुछ पैसा दूंगा, आप हर्बर्ट की मदद कीजिए, पर अब आगे मुझे पैसा मिलना बंद हो गया है। मिस हैविशम उसकी मदद भी करना चाहती हैं। वो पिप को 900 पाउंड्स देती हैं कि तुम अपने दोस्त हर्बर्ट की मदद करो, और वो पिप से माफ़ी भी मांगती हैं। पिप उन्हें कहता है कि मैंने आपको ऑलरेडी माफ़ कर दिया है। पिप अब आगे जाता है गार्डन की तरफ, और वो थोड़ी देर बाद वापस आता है तो वो देखता है मिस हैविशम जल चुकी हैं आग में। पिप आग बुझाता है और इस चक्कर में खुद भी कई जगह से जल जाता है। डॉक्टर्स आते हैं और ये पता चलता है कि मिस हैविशम आग में झुलसी ज़रूर हैं, पर वो बच जाएंगी। स्टोरी आगे बढ़ती है। पिप वापस घर जाता है। हर्बर्ट उसके जले हुए घावों की देखभाल करता है। हर्बर्ट अब ज़्यादा समय बिता रहा था मैगविच के साथ में, क्लैरा के पास में। क्लैरा उसकी मंगेतर है, वहीं पर मैगविच रहता है। मैगविच हस्बैंड है जैगर की नौकरानी का। पिप हर्बर्ट को बताता है कि मैगविच एस्टेला के पापा हैं। मैगविच और जैगर की नौकरानी, ये दोनों एस्टेला के मम्मी पापा हैं। अगली सुबह हर्बर्ट और पिप नदी पार कर रहे हैं और मैगविच उनके साथ है। तो वो थोड़ा ही आगे बढ़ते हैं, तभी वहाँ पे उनको एक और बोट दिखती है। वो उन्हें रोकती है। कन्फ्यूजन सा क्रिएट हो जाता है। पिप देखता है कि कॉम्पीसन है दूसरी बोट में। जो ये स्टीमर आया है जिसमें कॉम्पीसन है, वो पिप की बोट को क्रश कर देता है।
कॉम्पिसन और मैगविच दोनों गुत्थम गुत्था हो जाते हैं और पानी के अंदर गिर जाते हैं। पिप और हर्बर्ट दोनों देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारी पुलिस की बोट आ गई हैं। मैगविच पानी में से निकलता है। उसने और कॉम्पिसन ने कुछ समय तक आपस में लड़ाई करी, रेसल किया, बट फिर मैगविच ने उसे जाने दिया क्योंकि शायद वो डूब गया था। एक बार फिर मैगविच अरेस्ट हो जाता है। अब मैगविच जेल में है, वो बहुत बीमार है। पिप रोज़ मैगविच से मिलने जाता है जेल में। पिप उसे कहता है कि एक दिन जो उसकी बेटी है, जिसे वो सोच रहा है कि वो मर गई है, मैं उससे शादी करूँगा क्योंकि वो अभी ज़िंदा है, मैं उससे प्यार करता हूँ। पिप को फीवर हो जाता है लगभग 1 महीने तक। वो फिर से अपने सेंसेस में आता है तो देखता है उसके जीजा जी जो वहाँ पे थे, जो उसे बताते हैं कि मिस हैविशम की डेथ हो गई बीमारी की वजह से और उसने एस्टेला को सब कुछ दे दिया। पिप को पता चलता है कि उसके जीजा जी जो ने उसके सारे जो कर्जदार थे, पिप खुद कर्जदार था, जितने लोगों ने पिप को पैसा दिया हुआ था वो सारा पैसा उसके जीजा जी ने चुका दिया है। पिप अब कमिटेड है वापस अपने जिया जी के पास लौट के आने के लिए। वो उनसे माफ़ी मांगता है और कहता है आप बिडी से शादी कर लो। फिर पिप जो के पास जाता है अपने जिया जी के पास में, और बहुत समय बाद वो यहाँ आया है और देखता है कि ये उनका वेडिंग का डे है। पिप उन्हें विश करता है और माफ़ी मांगता है। इसके बाद में पिप जाता है हर्बर्ट की फर्म में और वो जाके देखता है वहाँ पे कि क्लारा और हर्बर्ट की शादी हो गई है। वो हर्बर्ट के यहाँ पे काम करना शुरू करता है और 1 साल के अंदर अंदर वो उसका पार्टनर बन जाता है। वो अपने सारे कर्ज चुका देता है और बहुत मेहनत करता है। लगभग 11 साल बाद पिप 7 समुंदर पार से काम करके लौटता है। वो अपने जीजा जी जो और बिडी से मिलता है और उनके बेटे से मिलता है। बेटे का नाम उन्होंने रखा था पिप, यानी कि उन्होंने अपने साले के नाम पर ही अपने बेटे का नाम रखा। पिप बिडी को बताता है कि मैं तो लंबे समय से बैचलर हूँ और क्लारा और हर्बर्ट के साथ रहता हूँ और मुझे लगता है मेरी कभी शादी नहीं होगी। कुछ समय बाद वो सैटिस हाउस जाता है घूमने के लिए। वहाँ पे वो एस्टेला से मिलता है। वो देखता है कि ड्रमल उसके साथ में बहुत गंदा व्यवहार करता था और अभी हाल ही में उसकी डेथ हुई है। वो पिप से कहती है कि मुझे अब एहसास हुआ है कि दिल टूटना किसे कहते हैं, क्योंकि मेरे पति ने भी मेरा दिल तोड़ा और अब मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ क्योंकि मैंने भी तुम्हारा कभी दिल तोड़ा था। अब दोनों वहाँ पे एक गार्डन में हाथ पकड़े जाते हैं। ऐसा लगता है कि अब उन्हें आगे प्रेम हो जाएगा और शायद उनकी शादी हो जाएगी। ये सब हमारी इमेजिनेशन पे छोड़ दिया है चार्ल्स डिकन ने। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा नावल है, मैंने आपको इसकी सुपर समरी दी है। आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी। काफ़ी लेंदी है, अगर एक बार में समझ में नहीं आती है तो आप इसको 2 या 3 बार सुने तो बेसिक स्टोरी आपके दिमाग में बैठ जाएगी, आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी फिर मिलेंगे। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दो, कैसी लगी आपको ये स्टोरी, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। थैंक यू सो मच।